नमस्कार। देश के बाद में हाजिर हैं और पहले बात उत्तर प्रदेश की। धार्मिक आयोजनों में बढ़ती हिंसा और हंगामे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि सबको उपासना की आजादी है, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। लाउड स्पीकर और जुलूसों को लेकर कहा गया है कि माइक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आवाज परिसर तक ही रहे। नई जगहों पर माइक की अनुमति नहीं है। धार्मिक जुलूस से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को हलफनामा, एक तरह से शपथ पत्र देना होगा। पारंपरिक जुलूसों को ही इजाजत मिलेगी। नए आयोजनों को बेवजह अनुमति नहीं मिलेगी। पुलिस अफसरों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द हैं। गौरतलब है, इससे पहले वाराणसी में ही अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। और आपको अलीगढ़ के दृश्य याद होंगे कि अलीगढ़ में 21 चौराहों पर एबीवीपी के छात्रों ने लाउडस्पीकर की इजाजत मांगी थी। प्रशासन के इनकार के बावजूद कई चौराहों पर लाउडस्पीकर पे भजन गाए गए थे। बहरहाल कुछ ही देर पहले आपको पता है कि जहांगीरपुरी जो दिल्ली में, उसकी हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो आरोपी अंसार है बीजेपी का नेता है, और फोटो भी जारी की है जिसमें दिख रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में। तुम्हारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर संजय सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह, समय निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पहले तो मैं आपके राज्य से, उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूंगी और उसी के बारे में जानना चाहूंगी कि आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। हम देख रहे हैं कि इतना आयोजनों को लेकर किस तरह की हिंसा, हंगामा, बवाल, परेशानियां हो रही हैं, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ये नियम लेकर आई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन दिशा निर्देशों को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि धर्म जो है वो एक आस्था का विषय है। धर्म के जरिए हम प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, एकता का संदेश देते हैं। और अगर उस धर्म के कारण से हिंसा फैल रही है, दंगे हो रहे हैं, तो कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर इस दिशा में कुछ नियम उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किए हैं तो ये ठीक है। आप धार्मिक आयोजनों के पहले, जुलूस निकालने के पहले परमिशन लीजिए, रूट आपका तय हो, पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम हो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, और इन सब एहतियात को बरतते हुए अगर आप अपने आयोजन को कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इन दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया कि जो लाउड स्पीकर या धार्मिक आयोजनों का जो आप अगर लाउड स्पीकर अनुमति के बाद प्रयोग करें तो जो धार्मिक परिसर है उसके अंदर ही हो। लेकिन हम जानते हैं कि जो मुस्लिम समाज में अजान दी जाती है वो एक तरह से परिसर से बाहर आवाज़ जाती है। वो इसलिए जाती है, एक तरह से कहा जाता है कि आप लोग उठे और नमाज के लिए तैयार हों, या जो भी पूजा का समय, इबादत का समय हो गया है। तो क्या किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर के इस नियम को? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मैंने जैसा कहा कि धर्म एक आस्था का विषय है, तो सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से, जैसे हम लोगों के यहाँ जगराते का कार्यक्रम होता है और बहुत सारे आयोजन होते हैं, जागरण के कार्यक्रम होते हैं, तो सभी धर्मों के लोगों को बुला के विश्वास में लेके और इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर बजे और उसकी आवाज़ कम रहे, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इन नियमों में कुछ ऐसा है कि उसमें यह भी कहा गया है कि जो आवाज़ है मंदिर परिसर या जो धार्मिक परिसर है वहीं तक रहे? मैं आपसे अजान को लेके पूछना चाह रही थी, क्योंकि अजान में ऐसा होता है कि आवाज़ बाहर जाती है। ये तय करना, निधि जी, ये तय करना बहुत मुश्किल का काम होगा कि आवाज कितनी दूर तक जा रही है, नहीं जा रही, और कहां तक प्रशासन रखवाली भी कर पाएगा। अगर कहीं मंदिर में या मस्जिद में लाउड स्पीकर बज रहा है तो उसकी आवाज कितनी दूर तक जा रही है। इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मस्जिद हैं, अब उनकी आवाज को टेस्ट करना मुझे लगता है प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होगा कि वो कैसे इस बात को तय करेंगे कि आवाज मैं इसलिए ये लाउड स्पीकर को लेकर एक तमाम राजनीति देखी गई। अब नासिक में कल एडवाइजरी आई, और नासिक में जो एडवाइजरी आई, क्योंकि अभी रमजान चल रहे हैं, 2 और 3 तारीख तक ईद किसी एक दिन बताई जा रही है, तो उसमें कहा है जो नासिक में जो दिशा निर्देश हैं कि अजान से पहले 15 मिनट और उसके बाद मतलब भजन या उसकी अनुमति नहीं होगी, और मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं है। तो वहां पे रुख इतना अलग है।
यहाँ पर रुख अलग है। तो आप इस कोशिश को क्या जो मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के जो नियम है या जो भी उनकी परंपराएं हैं उस पे लगाम की दिशा से देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, राज्य के पास होता है कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से राज्य का विषय है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। तनाव को देखते हुए कहीं प्रशासन कुछ फैसला लेता है, कहीं कुछ फैसला लेता है। वो डिपेंड करता है कि सौहार्द बनाने के लिए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और जो भी फैसले लिए जाए उसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि एक आपसी विश्वास लोगों के बीच में कायम रहे, एक लोगों को भरोसा लेके फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ जागराता या धार्मिक आयोजन होते हैं, कावड़िए जब निकलते हैं तो कितनी तरह से जोर से आवाज होती है, उसको लेकर भी आपत्ति होती है। तो बहरहाल अगर दोनों तरफ से नियमों पर अगर लोग पालन करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एक और मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, हाँ, सहमति बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन दिशा निर्देश तो सरकार की तरफ से आए। बिल्कुल, अच्छा दिशा निर्देश तो राज्य सरकार की तरफ से आ गए। ये पता नहीं कि सहमति है कि नहीं, वो भी बहरहाल साफ है। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी, लेकिन इस दिशा निर्देश का पालन मेरी अपनी समझ से, खासतौर से लाउड स्पीकर के मामले में, जुलूस वगैरह की बात तो जो मैं आपके माध्यम से सुन पा रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर का, चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो, वो कितने दायरे तक उसकी आवाज जा रही है, ये तय करना प्रशासन के लिए मैं समझता हूं बहुत मुश्किल का काम होगा। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी। एक ये भी कहा गया कि जो अब वैसे पारंपरिक जुलूस है वो निकलेंगे, आप अनुमति से निकाले, लेकिन अब आगे नए जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। अब कितनी बारी इसको एक ये नजरिए से भी देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, लोग अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, कहीं उस पर ना लगाम लगा दें। उस लिहाज से आपका क्या आंकलन? देखिए, ये निर्देश शायद धार्मिक आयोजनों को लेके ही है, और मैं इसको, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय देश भर में उत्पन्न हो रही हैं, निधि जी, उसको देखते हुए मैं समझता हूं ये ठीक फैसला है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से तनाव हुए, दंगे हुए, अलग अलग जगहों पे फसाद हुए, तो वो देश का माहौल इससे बिगड़ता है, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ये सख्ती बढ़ती जाए, आप कह रहे हैं, परिस्थितियों को देखते हुए तो ये फैसला ठीक है। ठीक है, और आखिरी सवाल, हाँ, बिल्कुल नए जुलूस का आयोजन करना, हाँ जी का आयोजन करना, उसके लिए प्रशासन पर एक और प्रेशर बनने की ही बात होगी। अब जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जहांगीरपुरी के जुलूस के बारे में खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि भाई इसकी कोई इजाजत नहीं ली गई। तो एक जुलूस ऐसा निकल जा रहा है जिसकी इजाजत नहीं ली गई, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि नाबालिग बच्चों के हाथों में तमंचे दिख रहे हैं, कहीं तलवार दिख रही है, कहीं भड़काऊ नारे दिख रहे हैं, और उसी तरीके से दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कदम उठाया है कि भाई कोई नया जुलूस नहीं निकलेगा, कोई नया आयोजन नहीं होगा, पारंपरिक जो जुलूस है वही निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी, अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस संसारी एक आरोपी है जहांगीरपुरी मामले में, कि कल तक कहा जा रहा था कि ये आम आदमी पार्टी का, अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये तो बीजेपी का है और बीजेपी का नेता है। जी, वो फोटो, जी ये फोटो मेरे पास भी है, और इस फोटो में आप देख सकती हैं कि साफ तौर पे ये आदमी बीजेपी का प्रचार कर रहा है, बीजेपी की, भाजपा की प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार में ये व्यक्ति निकला हुआ है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया पिछले दिनों। रामनवमी के जुलूस में आम आदमी पार्टी के भी नेता शामिल हुए, विधायक शामिल हुए, हनुमान जयंती के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री शामिल हुए, रामनवमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, हमारे विधायक शामिल हुए, तमाम जगहों पे कहीं हिंसा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने की फैक्ट्री हो गई है इस देश के अंदर, नफरत फैलाने की फैक्ट्री हो गई है। गुंडों को सम्मानित करते हैं ये लोग, निधि जी, अपने दफ्तर में उन लोगों को बुला के माला पहना रहे हैं बाकायदा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के घर पे हिंसा की, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, बैरिकेड तोड़ दिए, 14 दिन जेल काट के आए तो उनको माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं।
एक आदमी जो एक बाबा कहता है अपने आप को, जिसने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी दी, उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके माला पहना के सम्मानित कर रहा है। उन्नाव कांड के बलात्कारी को सम्मानित करते हैं ये लोग। हाथरस कांड में गरीब की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों के पक्ष में खड़ी होती है बीजेपी। तो बीजेपी गुंडों और लफंगों की पार्टी बन गई है, दंगा फसाद करने वालों की पार्टी बन गई है। इनसे लोग उम्मीद किए थे कि ये महंगाई कम करेंगे, काला धन लेके आएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे। ये देश में दंगे करा रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं निधि जी, पार्लियामेंट के अंदर जवाब है सरकार का कि मोदी राज में 4 साल के अंदर 3400 दंगे हुए हैं, 3400। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। बिल्कुल, वाकई में चिंताजनक हम लोग अपने घरों से है। निकलते हैं, परिवार के लोग निकलते हैं, डर लगी रहती है लोगों के मन में। बिल्कुल। आप बताइए, कोडरमा के अंदर झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री को रामनवमी में मां बहन की गाली दी जा रही है, मां बहन की। मैं सुना नहीं सकता, मेरे पास वीडियो है। बिल्कुल दुखद स्थिति है, लेकिन ये अगर राम का आदर्श है जी, ये हिंदू धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम ये है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करें ही परस्पर प्रीति। प्रभु श्री राम के संदेश को हम नहीं मानते कि सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। चलिए संजय जी, दंगे, बहरहाल फसाद, नफरत। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम राज्य सरकारें अगर सतर्क होकर इस तरह की जो हालात बन रहे हैं इन पे लगाम लगाएं, आप लोग नेता लोग लगाम लगाएं और लोगों को एक आपसी अमन चैन में रहने दें और राजनीति को दूर रखें धर्म से, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। फिलहाल मुझे नमस्कार। देश की बात में फिलहाल एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद और खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब तक हिंसा में के आरोप में 25 लोग पकड़े गए और पुलिस की धरपकड़ जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। और जहांगीरपुरी मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि आरोपी अंसार तो तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा था। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अंसार ने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया। सलाउद्दीन साहब, उस दिन जिस दिन शनिवार की शाम को ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्लैशेस हुए, तो शुरुआत क्या हुई? क्योंकि 2 प्रोसेशन निकल चुके थे पहले ही, 2 जो यात्राएं थी वो निकल चुकी थी। तीसरी में ऐसा क्या हो गया कि लोगों के बीच कहासुनी हुई या फिर उस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई? तीसरी शुभ यात्रा जो मस्जिद के पास से गुजरी, हमारा रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था। हम लोग रोज़ा इफ्तार करने में लगे हुए, इंतज़ाम में लगे हुए थे। मस्जिद के सामने शुभ यात्रा वाले आकर के ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी, जय श्री राम के नारे, झंडे उछालना, उनके हाथों में तलवार, कट्टे, लाठी डंडे सब मौजूद थे और मस्जिद के सामने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए नारे लगा रहे थे। झंडे भी मस्जिद के गेट के तरफ फेंके गए, जिसको दिल्ली जहांगीरपुरी के थाने के पुलिस 1 दिन के बाद वो दोनों झंडे यहाँ से ले गई है। अंसार की बात की जाए तो अंसार ये कि लोकल रहने वाले आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंसार ऐसे लड़ाई झगड़े में कभी भी उसको नहीं देखा गया। वो बल्कि यात्रा वालों को समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कि पुलिस ने कहा है कि वो मास्टरमाइंड है, उन्होंने पूरा प्लान बनाया था एक तरह। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और फिलहाल देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना की, संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है और क्या करना चाहिए। तो देश की बात में बात अब बढ़ते कोरोना के मामलों की। संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए आपको बता दें, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन दिल्ली ने ऐसा अब तक नहीं किया है। जबकि केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसके बाद दिल्ली में 501, हरियाणा में
34 और उत्तर प्रदेश में 115 केस हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होने वाली है। राज्य सरकार ये कह रही है कि स्कूलों से वो राय मशवरा करेंगे, उसके बाद आगे कदम उठाएंगे कि स्कूल में क्या करना चाहिए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर सरीन एसके सरीन मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, दिल्ली की स्थिति को आप कोरोना संक्रमण के लिहाज से कैसे आंक रहे हैं? कि दिल्ली कुछ समय तक बहुत अच्छे से रही। दिल्ली वासियों ने पिछले साल और इस साल के बिगनिंग में बहुत एहतियात रखी, बहुत हिम्मत रखी, पर जो रिलैक्सेशंस आने लगे और बच्चों को बाहर निकलने का मौका मिला, स्कूल जाने का, तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन वापस फ्लेयर अप हो गया है। और जिस स्पीड से नंबर बढ़ रहे हैं उससे थोड़ी सी चिंता तो सबको है। बच्चे स्कूल जाएंगे ही, उनको जाना है, स्कूल के अंदर पढ़ना है, बट वैक्सीनेशन अभी उस लेवल का बच्चों में नहीं हो पाया है। हालांकि वैक्सीनेशन खुले बच्चों में बहुत दिन हो गया, पर लोगों ने थोड़ी सी ढिलाई रखी। तो आज की तारीख में अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो शायद प्रोटेक्शन है, एटलीस्ट 1 शॉट लग गया है उनके, और अगर 2 शॉट लग गए हैं बच्चों में तो बहुत अच्छा है। अभी बहुत कम में ऐसा पॉसिबल होगा। तो मुझे लगता है दिल्ली के लिए हमें वापस से कोई ऐसा लॉकडाउन या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं चाहिए, बट हाँ, मास्क लगाना एक सेल्फ लॉकडाउन है, अपने आप के अंदर एक ऐसी सिंपल चीज है जिसको कि हमें भूलना नहीं है। तो मैं दोबारा से कहूंगा कि अगर कल 7.7% है, आई होप वी स्टेबलाइज, बट इफ इट इंक्रीजेज एंड इज इंक्रीजिंग टू डबल फिगर्स, वी नीड टू बी कंसर्न। सर, आप तो दिल्ली के सरकार के पैनल में भी हैं ऑन कोविड-19, तो क्या आप सुझाव देंगे दिल्ली सरकार को कि मास्क तो अनिवार्य कर दें, क्योंकि अब तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। मास्क की मैंडेटरी नहीं है दिल्ली में, जबकि हमारे बगल हरियाणा में, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह मैंडेटरी है। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो भी पैनल या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसके थ्रू। तो हम में से कोई भी जना ऐसे डायरेक्टली सजेशन नहीं देता, पर हाँ, मेरी अपनी फीलिंग है और मैं इसको क्लियरली बताना चाहूंगा कि मास्क कंपलसरी ना हो, बट एटलीस्ट अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे पब्लिक प्लेस में हैं तो मास्क लगाए रखें। और मास्क पे जो जुर्माना पहले था उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ा दिल्ली के अंदर। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम डबल डिजिट में जा रहे हैं तो मास्क पहनना एक तरह से कंपलसरी होना चाहिए। और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स वापस से अगर डबल मास्क पहने बेहतर होगा। जिन लोगों ने 3rd डोज नहीं लगाई है वो हर हालत में 3rd डोज, अपनी बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगवा लें। सर, जो बूस्टर डोज का कार्यक्रम है, जिस तरह पहले वैक्सीनेशन के लिए इतना प्रचार होता था, लोगों को एक मॉरली पुश किया जाता था, अब इस बूस्टर डोज के लिए नहीं किया जा रहा। कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्या इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, देखिए, बूस्टर सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स एंड दोज हु आर अबव 60 इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब वो तो मिल ही रहा है, आपको कोई खर्चा नहीं, सिर्फ जाना और लगवाना है। लोग उसमें भी सुस्ती कर रहे हैं, पर बाकी सारी पॉपुलेशन के लिए भी, 18 साल से ऊपर के लिए भी 3rd डोज अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ 250-250 रुपए में। इससे सस्ती वैक्सीन आपको मिल सकती है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये एक मेजर कदम है पूरे कंट्री के लिए। सिर्फ लोगों को अपनी लिथार्जी या क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं होगा, वो एटीट्यूड बदलना है। मैं बताऊंगा कि जैसे पहले हमारे को लास्ट ईयर में एक दिन में 40-50 लोगों के मैसेज, सर ये हो गया, इसको बेड चाहिए, इसको यहाँ जाना है, इसके पूरी फैमिली में हो गया। अब 40-50 नहीं, पर रोज के कम से कम 7-8 मैसेजेस आने लग गए हैं कि साहब पूरी फैमिली में हो गया, सारे कॉलोनी के अंदर हम लोगों के यहाँ परेशानी हो रही है। तो वी आर ऑन द राइज, वी आर सीइंग द बिगिनिंग प्रोबेबली ऑफ अनदर वेव। देयरफॉर एवरीबडी शुड गेट, if possible, the 3rd dose of vaccine as soon as possible. सर, जो आप कह रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं, क्या आपको मैसेजेस आ रहे हैं किस तरह का इस बार में लोग संक्रमण महसूस कर रहे हैं? खांसी, नजला, जुकाम, बस यही, या फीवर भी है? लोगों को फीवर है, किन्हीं लोगों को 102-103 फीवर है, गले के अंदर भी उनको तकलीफ है, बॉडी एक्स बहुत ज्यादा है। पर हाँ, बच्चों में इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है, पर एडल्ट्स में जिनको हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिवर की बीमारी, क्योंकि मैं थोड़ा लिवर में काम करता हूं, तो लिवर की बीमारी है, उनको अगर कोरोना हो गया, या जिनको कैंसर था उनको कोरोना हो गया, उनकी हालत एकदम बहुत जल्दी से बहुत खराब हो रही है।
तो इसलिए अगर किसी के पहले से कोई बीमारी है, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक किडनी की, लिवर की, हार्ट की, ब्रेन की, वो तो डेफिनेटली एहतियात रखें, मास्क लगाएं, उनके परिवार वाले लगाएं, बाहर ऐसे ना निकलें, हॉस्पिटल की जगह टेली कंसल्ट करने की कोशिश करें। बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना जरूरी है, और बच्चों के लिए स्पेशली। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बातें, अहम बातें आपने बताई हैं कि प्रोबेबली अगली वेव की शुरुआत हो गई है। डबल मास्क अगर जो केयर टेकर्स हैं वो लगाएं और ध्यान अपना ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहन के बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, NDTV इंडिया को समय देने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और दिल्ली के जो जहांगीरपुरी मामला है उसमें पुलिस अधिकारी दीपेंद्र पाठक से बात की मेरी सहयोगी नीता ने, वो बातचीत दिखाएंगे आपको। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। इस बीच स्पेशल CP दिल्ली पुलिस दीपेंद्र पाठक का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हुई हैं। उनसे बात की है नीता शर्मा ने। जहांगीरपुरी के दंगों में तकरीबन 24 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी हैं जो उस जिले के जो हैं इंचार्ज हैं। सर, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं किस बिना पर हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए और किस समुदाय को बिलोंग करते हैं? देखिए, टोटल 24 हैं जिसमें 21 की गिरफ्तारी हुई है जिसे अरेस्ट कहेंगे, और 3 एप्रीहेंड हुए हैं बीइंग जुवेनाइल। सारी गिरफ्तारियां एंड एप्रीहेंशन साक्ष्यों के आधार पर हुआ है, चाहे वो साक्ष्य डिजिटल फॉर्म में, वीडियो या CCTV फुटेज के फॉर्म में हो, या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, या ह्यूमन इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो, या फोटोग्राफ के फॉर्म में हो। उसके आधार पर पुख्ता तरीके से वेरिफिकेशन के बाद हुई है, और लगभग चाहे वो वीडियोस में या फोटोग्राफ्स में जो लोग रिवॉल्वर के साथ या वेपन के साथ या तलवार के साथ जनरली दिखे हैं, जो भी मेजर हैं वो सारे के सारे गिरफ्तार किए गए हैं। और समुदाय को इस बुलते हैं 24 घंटे के अंदर। हाँ, और किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? देखिए, दोनों पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल और फेयर तरीके से और रोबस्ट तरीके से एक्शन लिया है। जो जुवेनाइल्स अरेस्ट हुए हैं सर, उनको लेकर भी थोड़ी सी, एक जुवेनाइल को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई है। उनका रोल क्या रहा है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी एज को लेकर? देखिए, जो रिवॉल्वर्स के साथ जो गोली चलाने वाला जो का एलिगेशन आया था, और उसमें जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसीड्योर होता है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इमीडिएटली जैसे कोई गिरफ्तार किया, किसी को एप्रीहेंड पकड़ के हम जब लाते हैं तब उसके बाद पूछताछ करते हैं। तो हमने पूछा, उस समय में जो एज बताया, जो हॉस्पिटल में जब गया है तो डॉक्टर को जो एज बताया, उससे पहले जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में जब गया है तो वहाँ पर भी ये बात नहीं रेज की गई। बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ लाया गया है तो उसके बाद जो ड्यू प्रोसीजर है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। तो अभी जो एक हिंदू जो थर्ड प्रोसेशन था, उसे लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिसको आपने पूछताछ के लिए बुलाया था वो कह रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ऊपर इतने पत्थर जो हैं वो कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इस तरह के वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है। उस दिन जो 2 शोभा यात्राएं थे, जो यात्राएं थी जिनको परमिशंस थे, यानी जो 25 मार्च और 31 मार्च को जिनके एप्लीकेशंस आए थे और लोकल एरिया में था, उसको ड्यू पुलिस कवरेज, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उनको परमिशन थी। वो शोभा यात्राएं पीसफुली निकल गई थी। ये जो तीसरी शोभा यात्रा थी, जिसके लिए एक दिन पहले शाम में एप्लीकेशन आया था और इनको परमिशन नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी जब ये तैयार हो गए कि भाई, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, इनको बार बार मना भी किया गया, इकट्ठे हो गए कि हम करेंगे, तो हुआ कि पुलिस जो ड्यू पुलिस प्रोटेक्शन है, इनको परसुएड करते हुए वो इनको प्रोवाइड करेंगे, और वो प्रोवाइड किया गया। तो ये तो पुलिस थी, इस बात का ये सबूत है कि पुलिस का प्रेजेंस था वहाँ। और जैसे ही ये वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और फिर पत्थरबाजी शुरू हुई है, तो पुलिस इमीडिएटली वॉल की तरह बीच में खड़ी रही और इन दोनों को आमने सामने गुत्थम गुत्था नहीं होने दिया। यही कारण है कि 8 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, और जो सिविलियन है बिल्कुल नहीं, एक को हल्का सा खरोंच आया है।
उस इलाके में कहते हैं बांग्लादेशियों की ज़्यादा आबादी है, रोहिंग्यास को लेकर एक पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, डिपोटेशन को लेकर, ये एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है क्या? देखिए, जो भी बातें सामने आ रही हैं किसी भी तरह का, उसका हम लोग प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से उसकी जांच कर रहे हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं और उसको हम उस रिकॉर्ड को लेकर उस पर हम आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, अब जैसे ईद आ रही है और उस दिन अक्षय तृतीया भी है, तो अरेंजमेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली के ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वो सारे आप ही के इलाके में आते हैं, तो क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली इन एरियाज़ को लेकर? देखिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पर, चूंकि सेंसिटिव सा माहौल बन गया था तो यहाँ भी हमने 6 सेक्टर लगाकर जो पुख्ता ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिस फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स को भी सेक्टर वाइज में डालकर वहाँ पर शांति व्यवस्था और ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, अच्छा रहे, ये हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे पीस मार्च है या जो पीस कमेटी, अमन कमिटीज़ होती हैं, उनके साथ मीटिंग, जो भाई कम्युनिटी में सब लोग तो खराब है नहीं, तो जो सब लोगों से बातचीत करना, दोनों तरह दोनों कम्युनिटी के लोगों के साथ एक स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में है, उनको बुलाकर मीटिंग्स कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो शांति व्यवस्था है हर हालत में कायम रहे, कानून अपने हाथ में कोई भी न ले, या कोई ऐसा असामाजिक तत्व कुछ इस तरह की घटना करने की मंशा कर रहा है या सोच रहा है तो उसमें कानून का भय हो, क्योंकि जो कोई भी अगर कोई किसी भी तरह का अपराध करेगा या कानून को हाथ में लेगा, उसको उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपने रिकवरीज की हैं, चाहे स्वॉर्ड्स की हों या कट्टों की हों, ये किन लोगों से की गई हैं, जो प्रोसेशन निकाल रहे थे या जो अपोज कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल फेयर तरीके से दोनों पक्ष में जो कोई भी, चाहे कोई वेपन लेकर वेपन को लहरा रहा है या वेपन दिखला रहा है, चाहे वो कंट्री मेड पिस्टल हो या स्वॉर्ड हो या तलवार हो, इन सब का एविडेंस बेस्ड साक्ष्य के आधार पर, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में, वीडियो में, फोटोग्राफ्स में जो दिख रहे हैं, उससे वेरिफिकेशन करके फिर जनरल इलाके में और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उसको एसर्टेन करके फिर उन पे कानूनी कार्रवाई की गई है और उसके बाद एट देयर इंस्टेंस इन चीज़ों की रिकवरी की। तो कॉन्स्पिरेसी के तहत ये नहीं किया गया, क्योंकि ये कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह के एलिगेशन लगा रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, पहले से इकट्ठा किया गया था सामान। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अब एक स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल, जो दिल्ली पुलिस की जो प्रोफेशनल एजेंसी क्राइम ब्रांच है वो कर रही है। बहरहाल जो मेन के की प्लेयर्स हैं वो अरेस्टेड हैं? नहीं, बहरहाल जो भी की प्लेयर्स इसमें रहे हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और अभी हम इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हैं। अभी किसी भी तरह के कंक्लूजन पे उतरना या उस पे जंप ऑन कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।